नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 की जो पहला चैप्टर है विज्ञान के अंदर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कल की क्लास में अपन 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी थी। ये जो चैप्टर है ये पहले से अपन 2-3 क्लासों में पढ़ चुके हैं। जो कल की क्लास में पढ़ा था उसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ। कल की क्लास में 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी थी। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। होती क्या है संयोजन अभिक्रिया? सर, संयोजन अभिक्रिया के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो भी उत्पाद होते, जो अभिकारक होते, 2 या 2 से अधिक होंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, जिसके उदाहरण भी अपन ने देखा था। जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कौन सा? बिना बुझा हुआ चूना। यदि मुझे उस चूने को बुझाना है अर्थात ठंडा करना है तो उसके साथ में क्या मिला दूंगा? जल मिला दूंगा, यानी H2O मिला दूंगा। और यदि H2O मैंने मिला दिया तो एक नए उत्पाद का निर्माण करेगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और उसी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की यदि दीवारों पर मैं क्या कर दूं? पॉलिश कर दो तो 2-3 दिन सूखने के बाद में वो कैल्शियम कार्बोनेट का पदार्थ बन जाता है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाता है। ये बात अपने कल किसमें पढ़ी थी? संयोजन अभिक्रिया के अंदर पढ़ी थी। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर सर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जल मिल रहा है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। उसी के साथ अपन ने अगली अभिक्रिया पढ़ी थी, कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या होती है सर? सर ये जब भी कौन? 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का तो निर्माण करते हैं, साथ ही साथ ऊष्मा भी उसमें निकलती है। ऊष्मा भी उसमें निकलती है, यानी मैं कह सकता हूं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करे और साथ ही साथ उसमें ऊष्मा निकले तो उसका नाम क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका उदाहरण अपन ने कल समझा था कि हम जो श्वास ले रहे हैं, यानी कोई भी जीव जंतु श्वास ले रहा है, श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है, तो जब भी मनुष्य श्वसन लेता है तो उसके भोजन में अपन ने कल देखा था कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की मात्रा होती है और वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिलकर अभिक्रिया करके अलग अलग उत्पादों का निर्माण करती है। जो कौन कौन से थे? ग्लूकोज का सूत्र मेरे साथ पुनः रिपीट करिए, C6H12O6। C6H12O6 ये किसका सूत्र है सर? ये ग्लूकोज का सूत्र है। और इसी ग्लूकोज में यदि ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाए, क्या मिल जाए? ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा सर? इसका निर्माण हो जाएगा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल का निर्माण होगा H2O और साथ में ऊर्जा का निर्माण होगा। और इसी का नाम क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो अगली अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये क्या होती है? वियोजन का मतलब होता है एक अभिकारक होगा और उस अभिकारक को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना। वियोजन का मतलब ही यही होता है, अलग अलग करना। क्या करना? अलग करना। और वो किसमें पढ़ा था? वियोजन अभिक्रिया में। उसका एक उदाहरण के तौर पर अपन ने समझा था, कौन सा? फेरिक सल्फेट। क्या होता है? फेरिक सल्फेट। और फेरिक सल्फेट को मैं क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं, यानी उसके साथ क्या मिला रहा हूं? ऑक्सीजन मिला रहा हूं। ऑक्सीजन मिला रहा हूं तो वो अलग अलग उत्पादों का निर्माण कर रहा है। SO3 है, SO2 है, वो गैस बनकर उड़ जाएगी और जो बचेगा कौन सा? फेरिक ऑक्साइड। क्या बचेगा? फेरिक ऑक्साइड। और वो अपना ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उससे आगे आज चैप्टर अपन कंटिन्यू करते हैं, एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझते जाए। आपके लिए बहुत बहुत अच्छी क्लास होने वाली है।
चलो, ये अपन ने पढ़ लिया था सब पहले, और अब पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, यहां कहीं थे अपन। हाँ, ये वियोजन अभिक्रिया अपन ने पढ़ ली थी। फिर जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को अपन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। फेरिक सल्फेट नहीं है, सॉरी, फेरस सल्फेट है, ध्यान देना। फेरस सल्फेट SO4 है। ये सूत्र हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, किसका रहने वाला है, सल्फेट का रहने वाला है। कहीं पर भी आपको नाम दिखाई दे सल्फेट, तो वो क्या होगा, SO4 होगा। क्या होगा, SO4 होगा। ध्यान देना, ये क्या होगा, हमेशा SO4 होगा। इनको मैं मिटा देता हूं एक बार। कल अपन पढ़ रहे थे वियोजन अभिक्रिया। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा प्लीज। यस, कल अपन समझ रहे थे फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं अपन, सर गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। आप ए और साथ में क्या है, सल्फेट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, सल्फेट मिला हुआ है। सर मुझे है इसका क्या करना है, इस सल्फेट को अलग करना है। मेरी शर्त ये है कि सल्फेट को अलग करना है। ये सल्फेट अलग कैसे होगा, मैं कहीं पर किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं और उसने बोल दिया कि आपको ये फेरस सल्फेट है, उसमें से सल्फेट को अलग करना है, तो आप किस प्रकार उस सल्फेट को अलग करोगे। क्या करना पड़ेगा, सर उसको गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और यदि मैं गर्म कर रहा हूं तो उसमें से जो फेरिक ऑक्साइड है वो मुझको ठोस के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, Fe2, Fe2। और साथ ही साथ में ऑक्सीजन, एक विषैली गैस प्राप्त हो रही है, जिसको ओजोन के नाम से अपन जानते हैं। ये ऑक्सीजन है, यही O3 है, यही ओजोन की जो परत है, कौन सी, ओजोन की जो परत है उसमें उपलब्ध होती है, जो एक प्रकार की विषैली गैस है। जिसमें से SO2 है, ये गैस बनकर उड़ जाएगा। SO3 है, ये भी गैस बनकर उड़ जाएगा, जो क्या हो जाएंगे, फेरस सल्फेट से अलग हो जाएंगे। बचेगा क्या, फेरिक ऑक्साइड। क्या बचेगा, फेरिक ऑक्साइड। यहां पर मैंने देखा फेरस सल्फेट को मैं गर्म कर रहा हूं तो एक उत्पाद ठोस के रूप में प्राप्त हो रहा है और दो गैस बनकर उड़ रही है, SO2, SO3। वो गैस बनकर उड़ जाएगी। फेरिक ऑक्साइड है, वो एक ठोस पदार्थ बनकर चूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाएगा, यह ठोस पदार्थ बन जाएगा। ठीक है सर, ये कौन सी अभिक्रिया है सर, ये वियोजन अभिक्रिया है। यहां पर मैं देखूं तो एकल उत्पाद मेरे पास है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। और गर्म करते करते कौन सा पदार्थ प्राप्त हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। कौन सा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, Fe2O3। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। ये एक वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। यही समझाया गया है, इस अभिक्रिया में जो लिख रखा है यही यहाँ पर समझाया गया है। अब बात आती है एक अभिक्रिया और है, कौन सी, ये ऊष्मीय अभिक्रिया। अब इससे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, वो समझिएगा। ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है, कौन सी, वियोजन अभिक्रिया होती है सर, ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सर, एक बार हमें बता दीजिए। वियोजन अभिक्रिया अपन ने देख लिया है,
वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? वियोजन अभिक्रिया हो या अपघटन अभिक्रिया हो, दोनों का तात्पर्य एक ही है। कहीं पर दो नाम दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना। अपघटन का अर्थ वियोजन है, वियोजन का अर्थ अपघटन है, और दोनों का मतलब होता है एकल उत्पाद को तोड़ना, एकल अभिकारक को तोड़ना। वियोजन अभिक्रिया के अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि अभिकारक एक होगा और उनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर अनेक उत्पाद बना दिए जाएंगे। क्या कर देंगे? अनेक उत्पाद बना दिए जाएंगे। ये अपन ने पढ़ लिया था। अब वियोजन अभिक्रिया है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी होती है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ये क्या होती है सर? ये अभी अपन ने पढ़ा था कि हम क्या कर रहे हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन है? नहीं, चूना पत्थर है। कौन है? चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है। अरे कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है मेरे पास, CaCO3। हाँ सर, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका उदाहरण अभी अपन ने देखा है। अपने पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। क्या है? CaCO3 है। ये एकल अभिकारक है या नहीं है? बताइए, एकल अभिकारक है या नहीं है? एकल अभिकारक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें सर, इसको गर्म करना स्टार्ट कर दूंगा, उष्मा देनी शुरू कर दूंगा। क्या देनी शुरू कर दूंगा? उष्मा देनी शुरू कर दूंगा। तो क्या होगा? इसमें से CaO है वो बच जाएगा, और साथ ही साथ CO2 है, ये गैस बनकर उड़ जाएगी। क्या बनकर? गैस बनकर उड़ जाएगी। इसी का नाम है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ गई होगी। अगली मैं बात करूं, अगली है कौन सी? प्रकाश वियोजन, या इसका नाम एक और मिलेगा जो अभी मैंने बताया है, अपघटन। क्या नाम मिलेगा? अपघटन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका उदाहरण आगे पढ़ेंगे अपन। अगली अपन ने पढ़ा था, ये कौन सी है? 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये एक और है, ध्यान देना, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी मेरे सामने 3 नाम आए हैं। कितने नाम आए हैं? 3 नाम आए हैं। कौन कौन से? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, और विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। एक का उदाहरण मैंने समझ लिया है सर, उसमें वियोजन अभिक्रिया है CaCO3 को गर्म करने पर 2 पदार्थ बनते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना है, और ये सूत्र है CaCO3, इसको कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं? चूना पत्थर। और इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। साथ ही साथ एक गैस और निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप सभी जानते हो, है ना। अगली बात करते हैं प्रकाश वियोजन और विद्युत अपघटन अभिक्रिया की। ये कौन सी होती है? ध्यान देना और साथ साथ में समझना। उसी प्रकार उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण और दे रखा है यहाँ पर, है ना। कौन सा? कि मेरे पास लेड नाइट्रेट है। मेरे पास क्या है? लेड नाइट्रेट है, यानी
Pb के साथ में NO3 मिली हुई है, Pb के साथ में NO3 मिली हुई है। और शर्त यह है कि इस Pb नाइट्रेट को इस NO3 यानी नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसे अलग करना है, नाइट्रोजन की मात्रा है उसे क्या करना है, अलग करना है। तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तापन की जगह आप उष्मा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, उष्मा भी लिख सकते हो। यहाँ पर उष्मा या गर्म भी आप इसको कर सकते हो क्या रहा है यहाँ पर सर, मुझे थोड़ा समझा दीजिए। यहाँ पर बाबू लेड का जो सूत्र होता है आपने पढ़ा होगा, उसको कहते हैं पीबी। क्या कहते हैं, पीबी। क्या कहते हैं, पीबी। और मेरे साथ में एक है कौन, नाइट्रेट। कौन है, नाइट्रेट। अच्छा ये नाइट्रेट है, यहाँ पर आइड नाम आ रहा है, ये क्या है सर, यदि मेरे पास यहाँ पर दो परमाणु है, ए के पास यहाँ पर कितने परमाणु हैं, दो, तो इसके लिए मैं एक नाम का प्रयोग करूंगा, डाई। कौन से नाम का, डाई। और यदि मेरे पास यहाँ पर तीन है, यहाँ पर कितने हैं, तीन है, तो एक शब्द का प्रयोग करूंगा, ट्रेट। कौन से शब्द का, ट्रेट शब्द का प्रयोग करूंगा। कौन से शब्द का, ट्रेट शब्द का प्रयोग करूंगा। और यदि यहाँ पर एक है तो इसको मोनो कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो। ये अक्सर नाम है, मोनो है, ये यूज में नहीं लिया जाता है। कहीं कहीं पर आपको ये नाम देखने को मिलेगा, लेकिन अक्सर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्राइट है, ट्रेट है, ये नाम क्यों आ रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं ना। अच्छा नाइट्रेट है, पीबी के साथ में मिला हुआ है, इसको मैं गर्म कर रहा हूं तो मुझे दो या तीन उत्पाद प्राप्त हो रहे। कितने उत्पाद, तीन उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो प्राप्त होगा लेड ऑक्साइड। क्या होगा, लेड ऑक्साइड, यानी जिसको कहते हैं पीबीओ। क्या कहते हैं, पीबीओ। लेड तो प्राप्त होगा ही होगा, और साथ में ऑक्सीजन की मात्रा होगी। और ऑक्सीजन जिसके भी साथ में मिल जाती है तो अपना नाम है वो ऑक्साइड बना लेती है। क्या नाम बना लेती हैं, ऑक्साइड बना लेती है। क्योंकि ये जब भी जलेगी तो अपने नाम में परिवर्तन कर लेती है। इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीजन जिसके साथ में मिल जाती है उसी का नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और साथ ही साथ ऑक्सीजन है वो यहाँ पर अलग भी हो रही है। क्या हो रही है, अलग भी हो रही है ना। ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का नियम नहीं लागू हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। ऑक्सीकरण का जो नियम है वहीं पर लागू होगा जो उत्पादों में क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। जहां पर अलग होती है वहां पर ऑक्सीजन का योग नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान में रखना है। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है सर, ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। एक उदाहरण आप याद कर लो बहुत होगा, कोई सा भी याद कर लो, जो मैंने पहले बताया वो याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, एक उदाहरण बहुत है। बाकी है इनके सूत्र है, नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, लेड का सूत्र क्या होगा, है ना, लेड ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या सूत्र होगा, इसका आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है ना। यहीं से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ये पीबीओ है इसको क्या कहते हैं, या फिर पीबीओ की जगह रिक्त स्थान छोड़ देगा और ये समीकरण है ये पूरी की पूरी दे देगा, ये रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अगले उदाहरण की मैं बात करूं तो समझते हैं कि क्या होगा। यहां पर आते हैं तो अपन को एक अभिक्रिया और प्राप्त होती है ना, एक अभिक्रिया और प्राप्त होती है। और इस अभिक्रिया का क्या नाम है सर, इस अभिक्रिया का नाम है, ये देखो ये क्या दे रखा है, क्रियाकलाप दे रखा है। क्या दे रखा है, क्रियाकलाप दे रखा है। यहाँ पर हो क्या रहा है इसको आप पढ़ लेना, है ना, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर मैंने एक जग लिया, क्या लिया, जग लिया, और उस जग के अंदर पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी डाल दिया, उस जग को पूरा
पानी से भर दिया और ऊपर से उस जग को बंद कर दिया ढक्कन से। नीचे में उस जग में 2 छेद करूंगा और एक धातु है ग्रेफाइट धातु, उस ग्रेफाइट धातु की 2 राड लेनी है मुझे। क्या लेनी है? राड लेनी है। ये ग्रेफाइट कहां पर मिलेगा? ये आप जो पेंसिल है लिखते हो ना, पेंसिल, पेंसिल का जो ये होता है लिखने वाला, एड़िया बोलते हो क्या बोलते हो इसको, यही इसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? ग्रेफाइट की मात्रा होती है। इसी ग्रेफाइट की मुझे 2 राड लेनी है और उस जो मग लिया था उसके छेद करने नीचे या ऊपर कहीं पर भी। उस दोनों राडों को इस जग के अंदर डाल दूंगा और दोनों, एक तो जोड़ दूंगा बैटरी के धनात्मक में और एक जोड़ दूंगा बैटरी के ऋणात्मक में। ऋणात्मक को बोलते हो क्या? एनोड, और धनात्मक होता है उसको बोलते हो कैथोड। जो 2 राडें थी अब वो किस में बन जाएगी? जैसे ही मैंने बैटरी से जोड़ा, एक बन जाएगी एनोड, दूसरी बन जाएगी कैथोड। क्या बन जाएगी? कैथोड। अब जो जल मैंने इस जग के अंदर डाला था उस जल में मुझे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आता है। क्या आता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आता है। उसी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे उस जल के अंदर मिला दूंगा। क्या कर दूंगा? मिला दूंगा। और जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे मिलाऊंगा, अब मैं बैटरी का बटन ऑन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऑन कर दूंगा। अब 2 प्रकार की उसमें से गैसें निकलेगी, एक तो निकलेगी हाइड्रोजन और दूसरी निकलेगी ऑक्सीजन। यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो कैथोड है, कैथोड में से हाइड्रोजन की गैस निकलेगी। किसकी? H+ की गैस निकलेगी और यहां पर ऑक्सीजन की गैस निकलेगी। कौन से में? एनोड में कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन की गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन की गैस निकलेगी, है ना। इतना सा प्रयोग था, कुछ बातें हैं आप ध्यान रख सकते हो। इसी का नाम है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। आगे और देखो, और उदाहरण मिलेंगे अपन को, समीकरण मिलेंगे, है ना। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में, नहीं, इससे पहले एक और है, ये रो, कौन सी है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को याद रखना है, इस अभिक्रिया को याद रखना है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से पक्का एक क्वेश्चन बनता है और पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना है इस अभिक्रिया को। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर मेरे पास है AgCl, कौन? सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड है, उसको यदि मैं सूर्य के प्रकाश में रख दूंगा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का मतलब यही है कि कहीं पर भी, चाहे वो बल्ब का प्रकाश हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो, यदि उस पदार्थ पर प्रकाश की किरणें गिर गई, अब ये मतलब नहीं होना चाहिए कि सर वो बोतल में बंद है या किसी डब्बे में बंद है, डब्बे में बंद है फिर भी वो अभिक्रिया हो जाती है जब प्रकाश की किरणें उस पर गिरती है। ऐसा ही होता है। मान लो मेरे पास एक बोतल है, एक बोतल में AgCl भरा हुआ है, यदि उस पर सूर्य की किरणें गिर गई तो उसके अंदर अभिक्रिया हो जाएगी और उसमें से कौन सी गैस है? Cl2, जो क्लोरीन गैस है, क्लोराइड है, वो अलग हो जाएगी। इस Ag में से, सिल्वर में से क्लोराइड गैस अलग हो जाएगी और सिल्वर सिल्वर मेरे पास बचेगा। कैसे सर, समझाइए। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। मैंने एक अभिक्रिया की है, यहाँ पर क्रियाकलाप किया है, यहाँ पर ध्यान दो। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड मैंने ले लिया। इसका रंग क्या है? इसका रंग है अभी सफेद रंग है। कैसा रंग है? सफेद कलर का है। जो आसमान का रंग होता है वही रंग इसका है, सफेद रंग का। आसमान का तो नीला रंग होता है, जैसा पानी का रंग होता है वही सफेद रंग होता है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, थोड़ी देर के पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। अब होगा क्या, जैसे ही इस पर सूर्य की किरणें गिरेगी,
क्या होगी, सिल्वर क्लोराइड को एक बर्तन में रखा और इस पर सूर्य की किरणें गिरेगी तो इसका रंग है वो भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, फीका रंग पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन की जो क्लोराइड की गैस है वो बाहर उड़ जाएगी, बाहर क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। यही अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, AgCl है और AgCl यदि सूर्य के प्रकाश में मैं रख दूं तो वहां पर Ag है यानी सिल्वर है वो अलग हो जाएगा और क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे पास क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। यदि इसको भी यदि सूर्य के प्रकाश में मैंने रख दिया, किस में रख दिया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया तो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड है वो अलग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि क्या, अरे क्या, कि सिल्वर क्लोराइड को हमेशा किस में रखा जाना चाहिए, जिस बर्तन में या जिस बोतल में रखना चाहिए उस पर प्रकाश की किरणें ना गिरे। और इसीलिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है पता चल गया होगा। यदि सिल्वर क्लोराइड के संपर्क में प्रकाश की किरणें आएगी तो उसमें से सिल्वर है और क्लोराइड है दोनों अलग अलग हो जाएंगी अभिक्रिया करके। इस बात को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड है और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबू सिल्वर ब्रोमाइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यदि उस पर सूर्य की किरणें गिरेगी तो उसमें से सिल्वर और ब्रोमाइड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये आपका जवाब होना चाहिए। अच्छा, इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है श्याम सवेत फोटोग्राफी में। किसमें, श्याम सवेत फोटोग्राफी में। आपने देखा होगा जो फोटो स्टूडियो वाले होते हैं इसी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसी अभिक्रिया जो पदार्थ है इसका प्रयोग किया जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया थी, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक चीज आपने देखी होगी, इनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अरे किसकी आवश्यकता पड़ती है, उष्मा की। यदि किसी चीज को गर्म करना है, क्या करना है, गर्म करना है, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, उष्मा की। उष्मा के बिना वो गर्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अरे उष्मा के बिना गर्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। और जिनको उष्मा की जरूरत पड़ती है उन्हीं का नाम है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उन्हीं का नाम क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या नाम है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान दीजिए। किसी पदार्थ अक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अरे कौन से विलयन का, अरे कौन से विलयन होगा, CaCO3 ना, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है सर, इसको जलाना पड़ेगा। और जलाने के बाद में क्या प्राप्त होता है, CaO, बुझा हुआ चूना। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये इसका सूत्र है। ऊपर एक में लिखे पदार्थ अक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखी। अब कहा गया है इसी पदार्थ की क्या करनी है, अभिक्रिया लिखनी है और इसको क्या करना है, जल के साथ मिलाना है। क्या करना है, जल के साथ में मिलाना है। क्या करना है, जल के साथ में मिलाना है। सर मिला दीजिए। अब ध्यान देना, यहां पर आप पक्का कंफ्यूज हो,
इसी क्वेश्चन में आप पक्का कंफ्यूज होंगे। कैसे? किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। यहां पर पूछा है विलयन, जो अभी विलयन नहीं किया मैंने, यानी जल के साथ में नहीं मिला। विलयन कब होगा? विलयन का मतलब होता है घोलना या घुलनशील बनाना। अरे घुलनशील बनाना, अभी तक मैंने उसको घोला नहीं है, यहां पर क्या विलयन, किसके विलयन? ये अक्ष है और इसका विलयन करना है, अभी किया नहीं है मैंने। तो वो पदार्थ कौन सा है? CaO है। अरे CaO ही तो है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और यहां पर लिखा है इसको यदि मैं जल के साथ मिला दूं, ये लो जल के साथ मिला दो, ये किसका निर्माण कर लेगा? Ca, और कल देखा था OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा, जो क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है। जो क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है। ये क्या है? दोनों के उत्तर है CaO और CaOH2। यहां पर मैंने इसके साथ में क्या मिला दिया? जल मिला दिया, तीर का निशान लगा दिया और एक पदार्थ का निर्माण कर दिया। कौन सा? CaOH2। अगली जो अभिक्रिया आती है मेरे सामने वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या होती है सर बताइए? ये अभिक्रिया क्या होती है बताइए? विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है एक से दूसरी जगह पर भेज देना। विस्थापन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को यदि यहां पर मैं खड़ा हूं, मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं और कोई व्यक्ति आता है, कोई व्यक्ति यहां पर आता है, वो यहां पर खड़ा हो जाता है और मुझे किसी दूसरी जगह भेज देता है, उसी का नाम है विस्थापन। उसी का नाम क्या है? विस्थापन है। सर बताइए कैसे? यहां पर एक क्रियाकलाप किया गया है, इसको मैं समझाता हूं। लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। रेगमाल क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा किसी का रंग उतारते हो आप, है ना? रंग या पॉलिश उतारने वाला पदार्थ होता है रेगमाल। एबी से चिन्हित हुई 2 प्रखंडलियां लीजिए, प्रत्येक प्रखंडली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। कॉपर सल्फेट का क्या डालना है? विलयन डालना है। कॉपर के साथ में क्या मिला हुआ है? SO4 मिला हुआ है। ठीक है सर। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक प्रखंडली के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए किले को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलों का कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। प्रखंडली ए बी कॉपर सल्फेट के विलयन में नीले रंग की तीव्रता की तुलना कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कील की रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। यहाँ पर कर क्या रहा हूं मैं? यहाँ पर मैं एक पदार्थ में 2 कील डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? 2 कील डाल रहा हूं और एक कील को मैंने बाहर रख दिया। जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में इन दोनों कीलों को मैं डालूंगा, क्या करूंगा? डालूंगा तो इनका रंग है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये रही अपनी अब यहां पर देखो तो बाहर जो लोहे की कील थी, बाहर जो लोहे की कील थी वो वैसी की वैसी है, लेकिन इसका रंग है वो कॉपर जैसा हो गया है। आपको दिख रही होगी, है ना? इसका रंग कैसा हो गया? कॉपर के जैसा हो गया। ये क्यों हुआ? कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील है। कॉपर सल्फेट के विलयन की प्रखंडली यही है, एक में सादा पानी है और एक में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है ना? ये तो बात हो रही। हाँ सर यही हो रही है। अब यहाँ पर देखो, इसको समीकरण के तौर पर बढ़िया तरीके से समझाया गया है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग मलिन क्यों पड़ गया? इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया होगी। मेरे पास क्या था? आप थे, क्या था? लोहा था, जो किस पदार्थ में था? ठोस था सर। किसमें था? ठोस था।
और साथ ही साथ मैंने इस लोहे को किसके साथ मिला दिया, लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ में मिला दिया, लोहे को किसके साथ में मिला दिया, कॉपर सल्फेट को साथ में मिला दिया। ध्यान दो, मैंने लोहे को किसके साथ में मिला दिया, CuSO4 के साथ मिला दिया। क्या कर दिया, CuSO4 के साथ में मिला दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो कॉपर है किसके साथ मिला हुआ, सल्फेट के साथ में। अब इस कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा, और सल्फेट के साथ में कौन मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लोहा। और ये कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब वही कील है किसकी बन जाएगी, कॉपर की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, कॉपर की बन जाएगी, या उस पर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। सर ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा क्यों हुआ। उसी प्रकार मेरे पास जिंक है और जिंक के पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब जिंक है वो क्या कर देगी, कॉपर को अलग कर देगी और सल्फेट के साथ में मिल जाएगी। उसी प्रकार मेरे पास Pb है और Cu कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड के साथ में कौन मिल जाएगी, Pb मिल जाएगी। बार बार मैं यही प्रक्रिया देख रहा हूं यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है, अक्सर मुझे बताइए। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने देखा, अब ध्यान देना है ना, मैंने देखा विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक पदार्थ आता है और वह स्वयं साथ में मिल जाता है और साथ में मिले हुए पदार्थ को अलग कर देता है। यही तो बात मैंने बताई थी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है अभिक्रिया के अंदर वह कारक या वह अभिकारक जो किसी लवण के साथ में मिला हुआ है, उसके संपर्क में कौन आएगा, अधिक क्रियाशील आएगा। कौन आएगा, अधिक क्रियाशील आएगा। यहाँ पर जो पदार्थ होगा अधिक क्रियाशील होगा। क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। ये सूत्र ध्यान देना और याद भी रखना है। और यहाँ पर कौन होगा, इससे कम क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील होगा। क्रियाशील जो किसके साथ में मिला होगा, अरे इसके साथ में क्या मिला होगा, लवण या सल्फेट मिला होगा। क्या मिला होगा, लवण या सल्फेट। किसके साथ मिला हुआ है, सल्फेट के साथ में, या किसी अन्य पदार्थ के साथ में मिला हुआ है। कौन, कम क्रियाशील पदार्थ है वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ में मिला हुआ है। यदि इस कम क्रियाशील पदार्थ को मुझे अलग करना है तो इसके साथ कम क्रियाशील से अधिक जो क्रियाशील है उस पदार्थ को यहां पर मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको यहां पर मिलाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो इस कम क्रियाशील है जो तेज कम है इसको अलग कर देगा और स्वयं अधिक क्रियाशील है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। यही मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया का। क्या मतलब होता है, मैंने देखा यहाँ पर अपन ने देखा, क्या देखा कि आप ई है वो किससे तेज है, कॉपर से तेज है। किससे तेज है, कॉपर से तेज है। और कॉपर के साथ में कौन मिला हुआ है, सल्फेट मिला हुआ है, SO4 मिला हुआ है। अब जैसे ही आप ई है वो कॉपर सल्फेट के साथ मिलेगा तो कॉपर सल्फेट को अलग कर देगा। क्या कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा और सल्फेट के साथ में कौन मिल जाएगा, FeSO4 मिल जाएगा। FeSO4 मिल जाएगा। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आप ई मिलेगा या अधिक क्रियाशील तत्व कौन से हैं, कम क्रियाशील तत्व कौन से हैं? वो मैं तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करके मुझे बताओगे, अन्यथा नहीं। कमेंट कर देना, मैं आपके लिए क्लास है वो विस्थापन अभिक्रिया की अलग से रख दूंगा जिसमें क्रियाशील और कम क्रियाशील सभी तत्व है। मैं आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ बता दूंगा जिसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, है ना।
उसी प्रकार ये 3 उदाहरण हैं, ये तेज क्रियाशील हैं, जो आप ही है वो कॉपर से तेज है, Zn है वो कॉपर से तेज है, Pb है वो कॉपर से तेज है। और जब भी अधिक क्रियाशील इनके अंदर मिलेगा तो कम क्रियाशील तत्वों को अलग कर देगा, कम क्रियाशील तत्वों को अलग कर देगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगली है मेरे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होता है सर? द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर बाबू आपको धनायन और ऋणायन दोनों आने चाहिए, जिसकी अपन एक क्लास पहले ले चुके हैं। क्या कर चुके हैं? धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। ये 20 तत्वों तक आपको याद होना चाहिए, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण जितने भी हैं वो पहले उस क्लास में मैंने बता दी है ना। तो वो क्लास आप एक बार देख लेना, ये द्विविस्थापन वाली अभिक्रिया आपके समझ में आ जाएगी। अभी यहाँ पर देखते हैं होते क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर। यहाँ पर मेरे पास कौन है? एक सोडियम सल्फेट है। कौन है? सोडियम सल्फेट, जो किसके साथ जोड़ना है मुझे? बेरियम क्लोराइड के साथ में जोड़ना है। किसके साथ में जोड़ना है? बेरियम क्लोराइड के साथ में जोड़ना है। यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रहा है जो बेरियम है उसके धनात्मक कितने हैं? Ba 2 है। बेरियम के धनात्मक कितने हैं? 2 है सर। और SO4 है। कौन? SO4, इसके 2 ऋणात्मक है। 2 क्या है? ऋणात्मक है। अरे इतनी बात का तो पता चला होगा, बस वही तो चीज हो रही है। अरे वही तो चीज हो रही है। यहाँ पर बेरियम है, इसके 2 धनात्मक है, SO4 के 2 ऋणात्मक है। यहाँ पर मैं देखूं तो इसके क्या है? 2 ऋणात्मक है। उसी प्रकार बेरियम के क्या है? 2 धनात्मक है। उसी प्रकार यहाँ पर सोडियम के 2 धनात्मक और क्लोराइड के 2 ऋणात्मक। 2 क्या है? ऋणात्मक है। ये अपने आयनों की क्या कर लेंगे? अदला बदली कर लेंगे। कहने का तात्पर्य है द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होते हैं वो अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। आयनों की क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं। उसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे सर? यहाँ पर सही मैं ध्यान से देखूं तो सोडियम है। कौन? सोडियम है। सोडियम है। अब ये प्लस के साथ में न जाकर किसके साथ में जाएगा? माइनस के साथ में जाएगा। ये जो माइनस वाला है ये Ba को दे देगा, बेरियम को, और क्लोराइड को क्या कर लेगा? SO4, अरे सॉरी, इस सल्फेट को किसके साथ में दे देगा? बेरियम के साथ में दे देगा। क्या कर देगा? बेरियम के साथ में कर देगा। ध्यान से देखिए, Na2 है। कौन है? Na2 है। Na2 क्या कर रहा है? SO4 के साथ में जा रहा है। किसके साथ में? SO4 के साथ में जा रहा है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये क्या कर रखे हैं? आपस में दोनों मिले हुए हैं। ये प्लस का चिन्ह मैं हटा देता हूं, है ना। ये दोनों क्या कर रखा है? आपस में मिले हुए हैं। और भाई साहब इसके संपर्क में आते कौन? BaCl2, BaCl2। ये जो है ये प्लस के 2 क्या है? धनात्मक है। त्याग करने वाला है। ये है 2 ग्रहण करने वाला है, ऋणायन है। उसी प्रकार बेरियम है, ये क्या है? धनायन है। और क्लोराइड है, ये क्या है? ऋणायन है। ये क्या है? ऋणायन है। अब मैं ध्यान से देखूं तो ये अपने अपने आयनों को क्या कर लेंगे? बदल लेंगे। ये 2 है, ये क्लोराइड के साथ में चला जाएगा। SO4 है, ये किसके साथ में चला जाएगा? बेरियम के साथ में चला जाएगा। अरे यही तो काम हो रहा है यहाँ पर, यही तो हो रहा है। बस ये डिट्टो का डिट्टो आगे लिख दीजिए। एक सूत्र बन जाएगा BaSO4 NaCl। क्या बन जाएगा? BaSO4 NaCl। अपने आयनों की क्या कर लेंगे? अदला बदली कर लेंगे। ध्यान से देखना यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? बेरियम
तथा सल्फेट की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रियाओं में या अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया और है, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन ये क्या होती है सर? अरे ये उपचयन और अपचयन क्या होती है? उपचयन और अपचयन ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ध्यान से समझना। यहां पर मैं एक क्रियाकलाप या प्रयोग कर रहा हूं कॉपर का। किसका कर रहा हूं? कॉपर का। मैंने जो कॉपर का चूर्ण है वो ले लिया। क्या कर लिया? कॉपर का चूर्ण है वो ले लिया और उसको मैं क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। ध्यान दो, यहां पर कॉपर का चूर्ण इस प्लेट के अंदर डाला गया है और नीचे से मैं क्या कर रहा हूं? चूल्हे से इसको गर्म कर रहा हूं, बर्नर से इसको गर्म कर रहा हूं। अब होगा क्या, उसमें से गैस है वो निकलती जाएगी। अरे क्या होती जाएगी? गैस है वो निकलती जाएगी। अब ध्यान दो, यहां पर कॉपर है, कॉपर को मैं गर्म करूंगा तो आपने पढ़ रखा होगा और मैंने भी कई बार बता दिया है, किसी भी धातु को गर्म करेंगे तो वो ऑक्सीजन के बिना गर्म नहीं होगी। ऑक्सीजन के बिना गर्म नहीं होगी। और यदि वो गर्म हो रही है तो इसके साथ में कौन मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा, यानी Cu प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। अरे बात तो इतनी है, कॉपर को मैं क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं और गर्म करूंगा तो सर ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ गर्म नहीं होगा। ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ गर्म नहीं होगा। और यदि ये गर्म हो रहा है तो ऑक्सीजन मिलेगी, तो कॉपर के साथ में कौन मिल जाएगी? ऑक्सीजन। और जब भी किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्साइड बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑक्साइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अर्थात जो चूर्ण है, चूर्ण के ऊपर क्या चढ़ जाएगी? परत चढ़ जाएगी। किसकी? ऑक्सीजन की या ऑक्साइड की। किसकी? ऑक्साइड की। चूर्ण के ऊपर क्या चढ़ जाएगी? ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाएगी। ये काला पदार्थ क्यों बना? ये काला पदार्थ बना है ऑक्सीजन के योग से। किससे? ऑक्सीजन के योग से। किससे बना है? ऑक्सीजन के योग से। और देखिए यहां से अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये देखो Cu के साथ में क्या मिल रही है? गर्म करने पर ऑक्सीजन मिल रही है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बन रही है। यहां पर एक अभिक्रिया और पढ़ कर आए हैं अभी, वह सेम की डिटो अभिक्रिया हो रही है। कौन सी? उसमें वियोजन अभिक्रिया के नाम से पढ़ा था। उसमें वियोजन अभिक्रिया के नाम से पढ़ा, लेकिन यहां पर ध्यान देना, वियोजन की तुलना में उल्टा हो रहा है। वियोजन है वो तो एकल उत्पाद को अनेक टुकड़ों में तोड़ता है, लेकिन ये अभिकारक अनेक है और ये जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां पर क्या हो, अब देखो, यदि इस गर्म पदार्थ Cu के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। और इसी के साथ में मैं क्या कर दूं? CuO के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? हाइड्रोजन जोड़ दूं। ध्यान देना, यहां से दो अभिक्रिया निकलेगी बहुत महत्वपूर्ण। क्या जोड़ दूं? हाइड्रोजन जोड़ दूं तो Cu को अलग कर देगा और साथ में H2O जल का निर्माण हो जाएगा। यहां पर पानी की तो कहीं पर बात ही नहीं हो रही थी।
कहीं पर हो रही थी क्या? एक ऑक्सीजन की बात हो रही थी, एक हाइड्रोजन की बात हो रही थी, एक कॉपर की बात हो रही थी, लेकिन परिणाम क्या निकला? जल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? जल का निर्माण हो गया। अरे भैया ये साइंस है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। कहीं पर भी ध्यान देना, इस चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में ऑक्सीजन उत्पाद के साथ में मिल रही है, उत्पाद के साथ में ऑक्सीजन मिल रही है तो आंख बंद करके उपचयन अभिक्रिया कर दीजिए। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया कर दीजिए। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया कर दीजिए। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन। यहां पर उत्पाद के अंदर, दूसरी यहां पर प्लस के साथ ऑक्सीजन आपको दिख जाए, कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी। इसी में भी, इसी के विपरीत, यदि आपको किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन दिख जाए जुड़ता हुआ, अभिकारक के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिख जाए तो अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। इस बात को मानकर चलिए, है ना। और इसी का नाम क्या है? ऑक्सीजन का घटाव होगा तो उसको क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। उसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का योग होगा और ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा। हाइड्रोजन का ह्रास होगा यानी वियोग होगा या घटना होगा। हाइड्रोजन घट जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। और ऑक्सीजन घट जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। ये थे दो समीकरण और अपनी, और आगे देखते हैं कौन सी अभिकरण मिलती है। अब ध्यान देना, ये जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। इन्हीं का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। गौर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी का नाम क्या है ये मैंने बता दिया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही इसलिए उपचयित हुआ है। किसी अभिक्रिया में अभिकारक उपचयित हुआ है, दूसरे अभिक्रिया में उपचयित हो रहा है। इन अभिक्रियाओं में उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में है अपचयन और उपचयन एक साथ में हो रहा है, अपचयन और उपचयन एक साथ में हो रहा है, उसका नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी दोनों अभिक्रिया क्या होगी? साथ में होगी। दोनों अभिक्रिया क्या होगी? साथ में होगी। कैसे होगी सर? अभी तो मैंने देखा कि यहां पर CuO है, CuO है। यहां पर क्या मिली हुई है? ऑक्सीजन मिली हुई है। क्या मिली हुई है? Cu के साथ में क्या मिली हुई है? ऑक्सीजन मिली हुई है। सर ऑक्सीजन मिली हुई है तो पक्का कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। और साथ ही मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। कौन से लगा दिया? हाइड्रोजन। सर यहां पर मुझे ऑक्सीजन तो दिख ही रही है, लेकिन साथ में मैं क्या जोड़ रहा हूं? हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। साथ में क्या जोड़ रहा हूं? हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। और हाइड्रोजन जोड़कर मैं यदि इसको गर्म करूंगा तो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। किसके साथ में जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। किसके साथ में जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। यानी हाइड्रोजन भी किसी के साथ जुड़ रहा है और ऑक्सीजन है वो किसी से भी अलग हो रहा है। ऑक्सीजन है उसका वियोग भी हो रहा है। यहां मैं ध्यान से देखूं तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है ना। अरे हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है सर। तो इसी का नाम क्या है?
रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया। दोबारा ध्यान से देखिए एक बार, वेरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये। Cu के साथ में कौन जुड़ रहा है? H2 जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहा है? H2 जुड़ रहा है। मैंने पढ़ा उपचयन क्या होता है सर? मैंने पढ़ा है उपचयन क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन किसी के साथ में जाकर जुड़े, ऑक्सीजन किसी के साथ में जाकर जुड़े। तो यहां से ऑक्सीजन निकलेगी और यहां पर आ गई, ये लो मैंने तीर का निशान बना दिया। Cu के साथ में कौन है? ऑक्सीजन है। ये यहां पर क्या होगी? कॉपर से अलग हो गई। क्या होगी? कॉपर से अलग हो रही है। क्या हो रही है? कॉपर से अलग हो रही है। कॉपर से अलग हो रही है तो मैंने एक परिभाषा पढ़ी थी सर कि यदि ऑक्सीजन किसी अभिकारक से अलग हो जाए, किसी तत्व से अलग हो जाए तो उसका नाम है अपचयन, ऑक्सीजन का वियोग। क्या नाम है? ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग, ये तो पढ़ा था। हाइड्रोजन का योग होना चाहिए और ऑक्सीजन का वियोग होना चाहिए, उसका नाम है अपचयन। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कॉपर से अलग होकर ऑक्सीजन यहां आ गई, यानी कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो इसका नाम क्या हो गया बाबू? अपचयन। क्या नाम हो गया? अपचयन। कॉपर से अलग कौन होगी? ऑक्सीजन, इसका नाम क्या हो गया? अपचयन। और यहां पर मैं देखूं तो हाइड्रोजन यहां आकर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ये मैंने पढ़ा है यदि ऑक्सीजन किसी के साथ में जुड़ जाए तो उसका नाम होता है उपचयन। क्या नाम होता है? उपचयन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। उसका नाम क्या होता है? उपचयन। यही इसी अभिक्रिया का नाम है। दोनों अभिक्रिया को साथ में मिला दो तो रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। कहीं पर भी पढ़ना यही मिलेगा। यहां पर बातें समझ में नहीं आ रही है तो कहीं पर भी नहीं आएगी, तुम्हारी कसम से। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे यहां पर ZnO है। ZnO के साथ में क्या मिला रहा हूं? जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड के साथ में मैं कार्बन मिला रहा हूं। क्या मिला रहा हूं? कार्बन। क्या मिला रहा हूं? कार्बन। तो यहां पर मैं सही तरीके से देखूं तो ऑक्सीजन यहां से अलग हो रही है। अरे हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है सर। किसके साथ में मिल रही है? कार्बन के साथ में मिल रही है। ऑक्सीजन का जहां पर योग होता है उपचयन, उपचयन, और जहां पर अलग होता है उसका नाम है अपचयन। क्या नाम है? अपचयन। और दोनों अभिक्रिया हो रही है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स। जहां पर जुड़ती दिखे और अलग होती दिखे तो दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है। ठीक है सर। उसी प्रकार इसमें भी क्या हो रही है? सेम डिटो हो रहा है, कॉपी हो रहा है। MnO2 है, इसके साथ में HCl अम्ल है। HCl में मैं ध्यान से देखूं तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल रहे हैं यहां पर आकर। यहाँ MnO2 से O2 है वो अलग हो रही है, हाइड्रोजन के साथ से मिल रही है। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, संचारण। ये क्या होता है सर? संचारण क्या होता है ध्यान देना, एक बार पढ़ लीजिए और बाद में मैं समझा दूंगा। आपने अवश्य देखा होगी लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय सब प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातु में से ऐसा ही होता परिवर्तन होता है कि आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के अन्य उदाहरण है। यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि संचारण किसे कहते हैं, या तो आपसे उदाहरण पूछेगा कि संचारण के उदाहरण कौन कौन से, या फिर परिभाषा पूछेगा कि संचारण क्या होता है। तो संचारण वह है कि जो धातु, कोई सी भी धातु हो, किसी भी प्रकार की धातु, यदि वो वायु, नमी और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वहां पर
एक जंग की परत चढ़ जाती है, उस धातु पर जंग की परत चढ़ जाती है, उसी का नाम है संक्षारण। जैसे लोहे को यदि वायु की नमी में रखा जाए तो उस पर जंग की परत चढ़ जाती है या फिर हरे भूरे कलर की परत चढ़ जाती है। उसी प्रकार तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है और आपने देखा चांदी के ऊपर काली परतें चढ़ जाती है। इसी का नाम क्या है? संक्षारण है। क्या नाम है? संक्षारण है। आगे मैं बात करूं तो एक और आती है संक्षारण के कारण के ढांचे पुल लोहे की। अच्छा, संक्षारण, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संक्षारण के कारण कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? संक्षारण से लाभ तो हो नहीं सकता। अरे लाभ हो सकता है क्या? आप नई संदूक लेकर आए हो और कुछ समय तक पानी और मिट्टी के संपर्क में उसको रख दिया, जंग लगकर वो टूट गई है, तो क्या आपका फायदा होगा? नहीं। संक्षारण कभी भी किसी का फायदा नहीं करता है, तो क्या करता है? ये नुकसान करता है। और संक्षारण के कारण कौन कौन से नुकसान होते हैं? संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेष प्रकार के लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। और संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी तीसरे चैप्टर में दी गई है, वहां पर बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन आता है, विकृत गंधिता क्या होती है? कौन सी? विकृत गंधिता क्या होती है? अच्छा, विकृत गंधिता क्या होती है? आपने अक्सर, आपने क्या, आप ही खाते हो, अक्सर आप दुकानों पर कुरकुरे, चटोरे पटोरे खाते रहते हो। यस यस। जो नमकीन आती है, भुजिया आते हैं, उसमें एक गैस है, उसके जो आपने देखा होगा, आप कुरकुरा या फिर अन्य पदार्थ जो चटोरे पटोरे पदार्थ है जो भी, उसको लेकर आते हो तो उसमें पैकेट होता है, वो फुला होता है या नहीं होता? पैकेट होता है, अक्सर वो फुला होता है। ऐसा क्यों होता है? अरे ऐसा क्यों होता है बताइए, मैं बताऊंगा, है ना। वसा युक्त तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद गंध जैसा हो जाता है। यानी कोई भी पदार्थ हो जो तेल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? तेल से या वसा से बना हुआ है। कोई भी पदार्थ तेल या वसा से बना हुआ है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार की गंध आने लग जाती है। आपने देखा होगा, नमकीन, भुजिया है, वो कुछ दिनों के बाद उसके एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट होने के बाद में उसमें से गंध आने लग जाती है, वो खाने लायक नहीं रहता। उसी का नाम है विकृत गंधिता। क्या नाम है? विकृत गंधिता। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिओक्सीकारक मिलाए जाते हैं। उस गंध को रोकने के लिए कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। कौन से? ऑक्सीकारक। जो पैकेट होता है उसमें गैस भरी होती है, लेकिन गैस का नाम नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट करके बतानी है। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, और उसमें ऐसी गैस मिला दी जाती है जिससे किसी प्रकार की गंध नहीं आती, और वो गैस आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ये था अपना चैप्टर, और इसके प्रश्न उत्तर है वो अपन करेंगे एक क्लास में, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में और आगे पढ़ेंगे। ये प्रश्न उत्तर है, ये आप कर लेना। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहां पर मैं देखूं तो पीबी है, और पीबी के साथ में क्या है? कार्बन मिलाया जा रहा है। लेड ऑक्साइड के साथ में क्या मिलाया जा रहा है? कार्बन मिलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन है वो अलग हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? अलग हो रही है ना। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अपचयित और उपचयित कौन हो रहे हैं? अपचयित और उपचयित कौन हो रहे हैं?
अपचयित और उपचयित कौन हो रहा है। तो मैं ध्यान से देखूं तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन मिल रही है। मैंने पढ़ा है ऑक्सीजन जिसके साथ में मिलती है उसको उपचयित कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयित कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सत्य बात है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ये भी सही बात है। सीसा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है। नहीं, लेड ऑक्साइड अपचयित, जी सर, लेड ऑक्साइड भी क्या हो रही है? अपचयित हो रही है। तो क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार है, चैप्टर अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। दूसरे और तीसरे का जो आंसर है आप कमेंट में मुझे करके बताओगे, है ना। और मिलते हैं अपन अगली क्लास में और बेहतरीन तरीके से इस क्लास को पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहे, है ना, और सब्सक्राइब लाइक तो आप करते नहीं हो, बहुत हरामी हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।